हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 7, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें हम किस किस के बारे में जानेंगे? प्राणी उत्तक के बारे में, अंगतंत्र के बारे में, केंचुआ के बारे में, कॉकरोच के बारे में और मेंढक की डिटेल स्टडी देखेंगे। इसमें आज हम करेंगे प्राणी उत्तक, अंग एवं अंगतंत्र के बारे में। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर व बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जीवों का अध्ययन किया। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। इसमें क्या कहा गया है कि आपने अब तक जो पीछे के अध्याय देखे हैं तो उनमें आपने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में देखा। तो उसमें आपने देखा कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक ही कोशिका के द्वारा शरीर के अलग अलग जैविक क्रियाएं की जाती है, जबकि बहुकोशिकाओं में जटिल शरीर में क्या होता है कि भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। मतलब भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह अलग अलग अंग बनाते हैं और उन अंगों के द्वारा कार्य किया जाता है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जो एक सरल प्राणी है हाइड्रा, उसका शरीर कैसा होगा? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। और ये कोशिकाएं कैसी होती है? समूह के रूप में उसमें बिखरी रहती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है? क्वेश्चन अपना ये बनता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह है अंतराकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक कहलाता है। क्या कि जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक कार्य को संपन्न करेंगी और उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उस कोशिकाओं के संगठन को क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना हुआ है। कि जितने भी जटिल प्राणी हैं उनका शरीर किससे बना हुआ है? 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे अमाशय, फुसफुस, हृदय और वृक्क। मतलब ये सभी ऊतक इकट्ठे होकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों में हम किसका उदाहरण ले लेंगे? अमाशय का, फुसफुस जिसे फेफड़े बोलते हैं, हृदय और वृक्क का। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या कि जब 2 या 2 से अंग मिलकर भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा एक निश्चित कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अंग तंत्र कहेंगे। मतलब वो अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। जैसे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं? पेट हो गया, आंत हो गई अपनी, लीवर भी इसमें इन्वॉल्व होता है पाचन तंत्र में, किडनी भी इन्वॉल्व होती है। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होंगे? फेफड़े, हृदय इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। अब हम देखते हैं प्राणी ऊतक। प्राणी ऊतक क्या है? कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। कोशिका की संरचना है वो उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अब आप इन ऊतकों के मेरे साथ नाम लीजिएगा, आपको याद करने हैं। सिर्फ वीडियो को देखना या सुनना नहीं है, आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं अपने। उपकला ऊतक,
संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। बाद में हम इन ऊतकों के बारे में एक एक करके सभी ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। 4 ऊतक कौन कौन से हैं, एक बार जोर जोर से नाम लीजिएगा। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। एक बार फिर से ऊतकों के नाम लीजिएगा। 4 प्रकार के ऊतक है, कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब हम देखते हैं उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक, हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक ओर तो देह तरल बॉडी फ्लूइड और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। क्या कहा गया? उपकला ऊतक को हम नॉर्मली क्या कहेंगे? उपकला ऊतक कहेंगे। इसका ना कैसे होगा? एक और, जैसे ये उपकला ऊतक है तो इसका ये और तो क्या होगा? वातावरण को बाह्य वातावरण की ओर होगा, और दूसरा देह तरल मतलब बॉडी के फ्लूइड के साथ कनेक्टेड होगा, और ये बाहरी वातावरण के साथ होगा। इस प्रकार देह का आवरण अथवा आस्तर लाइनिंग का निर्माण करता है, मतलब ये देह के आवरण बाहरी आवरण बनाता है। उपकला ऊतक क्या बनाएगा? हमारे शरीर का बाहरी आवरण बनाएगा। कोशिकाएं अंतराकोशिकीय आधात्री इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। कोशिकाएं किसके द्वारा जुड़ी होगी? इसमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या अंतराकोशिकीय आधात्री द्वारा जुड़ी रहती हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल उपकला और संयुक्त उपकला। 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे? सरल उपकला और संयुक्त उपकला। सरल उपकला एक ही स्तर बना होता है। यह देह, गुहियाओं, वाहिनियों और नलिका का आस्तर होता है। सरल उपकला कैसा होगा? एक ही स्तर में बना होगा, और किस किस में प्रेजेंट होता है? देह, गुहाओं में, वाहिनियों में और नलिका का आस्तर में। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है। संयुक्त उपकला में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक स्तर बने होंगे। इसका कार्य रक्षात्मक है, मतलब रक्षा करना होता है, जैसे कि हमारी त्वचा। संयुक्त उपकला में हम किसका उदाहरण लेंगे? त्वचा का। और सरल उपकला में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? देह, गुहिया, वाहिनियों और नलिकाओं के आस्तर में। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला को 3 भागों में बांटा गया है। पहले ऊतक था, ऊतक को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। फिर 4 भागों में इसका पहला भाग कौन सा है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को आगे 2 भागों में बांट दिया, सरल उपकला, संयुक्त उपकला। अब सरल उपकला को भी आगे 3 भागों में बांट दिया, कौन कौन से? सल्की, जिसे इंग्लिश में सेक्वस उपकला कहते हैं, घनाकार, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड उपकला कहते हैं, और स्तंभाकार, कोलुमनार। अब हम इनके डायग्राम देखते हैं। ये किसका है? सल्की का। दूसरा किसका है? घनाकार का। तीसरा स्तंभाकार का। और पक्षामधारी स्तंभाकार कोशिकाएं, मतलब इसमें पक्षाम बने हुए हैं। अब देखते हैं हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं इनके। सल्की उपकला। सल्की उपकला ऊतक यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। कैसे? चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। इसके किनारे कैसे होंगे? अनियमित। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। आप इनके एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा, हाईलाइट के साथ हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि इनके एग्जाम्पल याद करने बहुत जरूरी है। सल्की उपकला कहाँ पाया जाता है? यह रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। मेरे साथ इस लाइन को रिपीट कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत इसकी छवि बन सके। सल्की उपकला कहाँ पाया जाता है? यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करता है। दूसरा है घनाकार उपकला। घनाकार क्या है? यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं का बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों वाहिकाओं में पाया जाता है। घनाकार उपकला कहाँ पाया जाएगा? ज्यादातर नेफ्रॉन वृक्कों के वृक्क के वृक्कों में। यहाँ पे वृक्क आएंगे, मतलब वृक्क, दोनों वृक्कों को बताया गया है यहाँ पे। वृक्क के वृक्कों में और नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य स्त्रवण मतलब स्त्राव करना होता है और अवशोषण का होता है। वृक्क में वृक्कों की संयुक्त वलयत
सूक्ष्म नलिका की उपकला में सूक्ष्माकार होते हैं। स्तंभाकार उपकला लंबी व पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। थर्ड कौन सा है? स्तंभाकार उपकला। ये क्या होगा? एक लंबी पतली कोशिकाओं के स्तर का बना होगा। केंद्रक प्राय कोशिका के आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर अमाशय आंतर व आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं। यह स्त्रवण अवशोषण का सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? स्त्रावण मतलब स्त्राव करना, किसी चीज का अवशोषण मतलब अवशोषित करने में सहायक होते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षाम होते हैं तो इसे पक्षाम्भी उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों तथा श्लेष्म को उपकला के स्तर पर एक निश्चित दिशा में ले जाना होता है। पक्षाम का क्या कार्य होता है? मूवमेंट का। अगर इनके साथ कोई कण या फिर श्लेष्म आ जाए तो उनको अपनी मूवमेंट के हिसाब से ये वहाँ से हटा देते हैं, मतलब जहाँ पर जिसकी जगह होती है वहाँ पहुँचा देते हैं। यह मुख्यतः श्वसनिका या डिम वाहिनी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों के भीतरी सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे? श्वसनी नलिका और डिम वाही नलिकाओं के जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह पर पाए जाते हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्रवण की विशेषता होती है। ऐसे उपकला को ग्रंथिल उपकला या ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ये क्या होंगे? स्रवण मतलब कोई चीज को स्रावित करने की क्षमता होती है, उनको क्या कहेंगे? ग्रंथिल उपकला कहते हैं। इसे दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सा? एक कोशिक जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहारनाल की कलश कोशिका गोबलेट सेल, तथा बहुकोशिक जो कोशिकाओं के पुंज उदाहरण लाल ग्रंथि का बना होता है। जो ग्रंथिल उपकला होती है उनको दो समूहों में वर्गीकृत किया गया, मतलब दो भागों में बांट दिया गया। एक तो एक कोशिकीय जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, इसमें हम उदाहरण लेंगे आहार नाल की कलश कोशिकाओं का, जिसे गोबलेट सेल भी कहते हैं। और बहुकोशिकीय जो कोशिकाओं के पुंज मतलब समूह से बने होते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे लार ग्रंथि का। स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया गया, मतलब उनके स्राव करने के निष्कासन के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? बृहस्रावी एक्वोकराइन तथा अंतःस्रावी इंडोकेराइन के कहते हैं। देखते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, ईयर वैक्स, तेल, दुग्ध, अमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनियों तथा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। मतलब जो जिनके अंदर नलिका या वाहिनिकाएं होंगी उन्हें बृहस्रावी कहेंगे। और इनसे क्या निकलेगा? जैसे लार, कर्ण, मोम, कान से जो ईयर वैक्स होता है, तेल, दुग्ध, ये इनसे निकलता है। इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, इनमें नलिकाएं प्रेजेंट नहीं होती। इसके उत्पाद हार्मोन जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जहां पर ग्रंथि स्थित होती है। अब हमें इनके डायग्राम देख लेते हैं। ग्रंथिल उपकला एक कोशिकीय ग्रंथि का है, और बहुकोशिकीय में ये बहुकोशिकीय ग्रंथि का डायग्राम है। और ये किसका है? संयुक्त उपकला का डायग्राम है जो बहुस्तरीय है। आगे हम देखते हैं, संयुक्त उपकला के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिका स्तरों बहुस्तरित की बनी होती है, मतलब उसमें बहुत सारे स्तर बने होते हैं, और इस प्रकार स्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख, गुहा की नम सतह पर घर्षणली, लार ग्रंथियां और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी आस्तर को ढकता है। संयुक्त उपकला कहाँ का प्रेजेंट होगा? त्वचा की शुष्क सतह, मुख, गुहा की नम सतह, घर्षणली, लार ग्रंथियां और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी आस्तर को ढकता है।
उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती हैं। कौन कौन सी? दृढ़, आसंजी एवं अंतराली संधि। इनके बारे में देखते हैं हम। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती है। क्या? जब ऊतक के अंदर के जो पदार्थ होंगे उनको बाहर निकलने से कौन रोकेगी? दृढ़ संधि। आसंजी संधियां पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। आसंजी क्या करेगी? एक कोशिकाओं को दूसरी कोशिका को जोड़ने का कार्य करेगी। अंतराली संधियां आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। अंतराली कोशिका क्या करेगी? आयनों और छोटे अणुओं को स्थानांतरित करने का काम करेगी। वे ऐसे संलग्न कोशिका के कोशिका द्रव को आपस में जोड़कर रखती भी है। संयोजी ऊतक। अगला अपना कौन सा है? संयोजी ऊतक। इसके बारे में देखते हैं। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। कैसा? जटिल प्राणियों में संयोजी ऊतक यह तो बहुत ज्यादा मात्रा में और विस्तृत रूप से फैला हुआ मिलता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। कौन कौन से है संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल? उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक और रक्त। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है। रक्त के अतिरिक्त बाकी है जो उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक है वो कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। उस तंतु को क्या कहेंगे? कोलेजन या इलास्टिक। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता या एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये इलास्टिन क्या करेंगे? ऊतक को शक्ति देंगे, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करेंगे। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है। और ये क्या करेगी? रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करेगी, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। संयोजी ऊतक को आगे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? लचीले संयोजी ऊतक, संघन संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। लचीले संयोजी ऊतक, संघन संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। आगे देखते हैं। स्थिर संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में स्थिरता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण त्वचा गर्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। क्या है? स्थिर संयोजी ऊतक है, उसमें कोशिका और तंतु है वो एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में स्थिरता से जुड़े रहते हैं। इसमें हम उदाहरण लेंगे त्वचा की गर्तिका ऊतक का, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। हम 7.4 चित्र को देखते हैं। ढीला संयोजी ऊतक, एल्यूलर ऊतक, वसा ऊतक। इसमें क्या होता है? वृहद बक्षाणु होते हैं, तंतुरेशे प्रेजेंट होते हैं। तंतुरेशे कोरक जो तंतुओं का निर्माण करते हैं। तंतु कोरक क्या किसका निर्माण करेंगे? तंतुओं का। कोलेजन रेशे मास्ट कोशिका होती है इसमें। और वसा ऊतक में क्या होता है? वसा संग्रहण क्षेत्र, केंद्रक और प्लेज्मा झिल्ली। ये जो खाली एरिया होता है यहाँ पर क्या होता है? वसा का संचय। आगे देखते हैं।
यह प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है। क्या क्या होते हैं संयोजी ऊतक में? तंतु कोरक, महाभक्षाणु और मास्ट कोशिकाएं। वसा ऊतक दूसरा स्थिर संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण करने के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। और वसा ऊतक का क्या कार्य होता है? हमें चोटों से बचाना, ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है जब बाहरी आघात लगते हैं, और ज़्यादा सर्दी लगने से भी बचाते हैं वसा ऊतक। वसा ऊतक जिसमें ज़्यादा होंगे उनसे सर्दी कम लगेगी। संघन संयोजी ऊतक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती हैं। संघन संयोजी ऊतक मतलब संघन मतलब ज़्यादा गहरे जाडे बोलते हैं जिसको, जाडे होते हैं जो संघन होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं। ऊतकों में तंतु और तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक संघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। संघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है तथा स्नायु जो एक अस्थि से दूसरी अस्थि को जोड़ती है, इसका उदाहरण है। इस लाइन को आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिएगा। कंडराएं क्या होती है? जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है। कंडराएं कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है और स्नायु एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है, इसका उदाहरण है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को क्या करेगा? प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करेगा। और इसे टूटने से बचाता है। यह संघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु में पाया जाता है। संघन अनियमित ऊतक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है। इसका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि और रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। उपास्थि, अस्थि, रक्त और वसा किसके एग्जाम्पल है? संयोजी ऊतक के। संयोजी ऊतक के कौन कौन से उदाहरण हैं? उपास्थि, अस्थि, वसा और रक्त। अब हम 7.5 चित्र को देखते हैं। ये घना संयोजी ऊतक के दिखाया गया घना नियमित। इसमें क्या होता है? कोलेजन रेशों की संख्या, उनका पैटर्न नियमित होगा। और घना अनियमित में इसमें इनका पैटर्न क्या ऐसा दिखाया गया? अनियमित तरीके से दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं उपास्थि के बारे में। उपास्थि का अंतराकोशिक पदार्थ ठोस, विशिष्ट तथा अनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु एवं स्वयं स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती है। चित्र 7.6 को देखते हैं। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, ब्रहा, कान संधियां, मेरुदंड के आसपास की अस्थियां मध्य तथा पैर और हाथ में पाई जाती है। उपास्थि क्या है कि ये पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मनुष्य में नाक की नोक वाली क्या है? हमारी उपास्थि। इसमें अस्थि नहीं है, इसे हम उपास्थि बोलेंगे। ब्रहा, कान की संधियाँ, यहाँ पर भी आप कान की जो ये कर्ण पल्लव है इनको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। इनमें क्या है? अस्थि नहीं है, हड्डियाँ नहीं होती है, सिर्फ उपास्थि है। मेरुदंड के आसपास की अस्थियाँ और मध्य तथा पैर और हाथ में पाई जाती हैं। डायग्राम देखते हैं हम 7.6। विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में कौन कौन से आते हैं? अस्थि, उपास्थि, वसा और रक्त। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये कोलेजन उपास्थि कोशिका, ये अस्थि ऊतक है, ये उपास्थि है, ये रक्त है। लाल रुधिर कणिका, पटकाणु, श्वेत रुधिर कणिका, ये किस में आते हैं? रक्त में।
आगे हम देखते हैं अस्थि, जिन्हें हम हड्डियां बोलते हैं। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। अस्थि में क्या होता है? खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका आनम्य अधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है। मतलब अस्थि में क्या होती है? हड्डियों में क्या पाया जाता है? सभी को पता है, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी आने से क्या हो जाती है? अस्थियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम क्या करता है? अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। अस्थि क्या है? मुख्य अंग है और यह संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है शरीर के कोमल अंगों को और हमें यांत्रिक सहारा देता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रेतिकाओं में उपस्थित होती हैं। कैसे होती है? रेतिकाओं के रूप में उपस्थित होगी। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबाई अस्थि बाहर वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थि में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। कुल मिला के अस्थियां क्या होती है? ये कैल्शियम की बनी होती है, इनमें खनिज लवण प्रेजेंट होते हैं और ये हमें सहारा प्रदान करती है, कंकाल बनाती है हमारे शरीर का और हमारे चलने फिरने में सहायता प्रदान करेगी। और कुछ जो अस्थियां होती हैं उनमें किनका निर्माण होता है? रक्त की कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे देखते हैं हम रक्त। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीवद्रव, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टकाणु पाए जाते हैं। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। वहीं पर अस्थि ठोस होती है तो रक्त कैसा होगा? तरल संयोजी ऊतक। इसमें क्या क्या होता है? जीवद्रव, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टकाणु पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। मतलब ये परिसंचारी तरल है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने में हेल्प करता है हमारे शरीर के विभिन्न पदार्थों का। इसके बारे में हम अध्याय 17 और 18 में ध्यान से पढ़ेंगे। आगे हम करते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है जिसे पेशी तंतुक मायोफाइब्रिल कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपने असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। क्या है? पेशी ऊतक होते हैं उनमें संकुचित और असंकुचित होने की क्षमता होती है। पेशीय ऊतक की क्रिया से शरीर का वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। पेशी ऊतक कितने प्रकार से होंगे? कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। सबसे पहले हम देखते हैं कंकाल पेशी के बारे में। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है, मतलब कंकाली अस्थि से जुड़ी रहेगी। पारूप टाइपिकल पेशी जैसे द्विशीर्षका, 2 सिर वाली पेशी, रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक समूह से एक समांतर रूप में पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। किसका आवरण होगा? कठोर संयोजी ऊतक का। इसके बारे में आप अध्याय 20 में पढ़ेंगे। अब चित्र 7.7 देखते हैं हम। ये क्या है? सभी पेशी ऊतक है। किसके एग्जाम्पल है? ये पेशी ऊतक है। ये किसका एग्जाम्पल है? कंकालीय पेशी का। जैसे रेखित है, इसमें रेखाएं पाई जाती है। केंद्रक प्रेजेंट होता है और इनकी पेशियों पर क्या पाई जाती है? रेखाएं। दूसरी किसका एग्जाम्पल है? चिकनी का, चिकनी पेशी ऊतक का। इसमें रेखाएं नहीं होती, ये चिकनी होती है। तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, मतलब ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। ये कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। आगे हम देखते हैं चिकनी पेशी।
चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं। कैसे होंगे? इनके दोनों किनारे ऐसे पतले होंगे। इनमें रेखा या धारियां नहीं होती, इनमें कोई रेखा या धारियां नहीं होती है, चिकनी होती है। कोशिका संधियां इन्हें एक साथ बांधे रखती है। जो कोशिका संधियां होती है वो उन्हें एक साथ बांधे रखेगी। ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह होते हैं। संयोजी ऊतक के आवरण से ढके रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्त नलिका, अग्नाशय, आंत की भित्ति में इस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी किस में पाई जाती है? आंतरिक अंगों की में पाए जाते हैं, जैसे रक्त नलिका में, अग्नाशय और आंत की भित्ति में। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है। इसका भी संकुचन कैसा होगा? अनैच्छिक होगा, क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता। अब हमारे आंत की क्रियाविधि पर हमारे ब्रेन का या हमारा सीधा नियंत्रण नहीं है। जैसा कि हम कंकाल पेशियों के बारे में कर सकते हैं, चिकनी पेशी में मात्र सोचने भर से हमें संकुचित नहीं कर सकते। कंकाल पेशी हमारे अनुसार कार्य करती है, वो ऐच्छिक होती हैं, हम जैसे चलाएं उनको वो वैसी गति करती है। लेकिन ये चिकनी पेशी इनका कार्य कैसा होगा? अनैच्छिक होगा। हृदय पेशी का कार्य भी कैसा होगा? अनैच्छिक। हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में ही पाई जाती है। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव कला से एक रूप होकर चिपकी रहती हैं। कैसे चिपकी रहेगी? हृदय पेशी कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव कला के एक रूप होकर चिपकी रहती है। संचार संधियां अथवा अंतर्विष्ट डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका की इकाई के रूप में संकुचित रहती है। जैसे कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है, तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती है। हृदय पेशी भी कैसी होगी? अनैच्छिक होगी। जब एक कोशिका, इसमें क्या कहा गया है, एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तो दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती है। आगे हम देखते हैं तंत्रिका ऊतक। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं।